वेलकम स्टूडेंट्स। इन थर्ड पार्ट ऑफ मनी एंड बैंकिंग, ये थर्ड पार्ट के साथ लास्ट पार्ट भी है मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का। इसमें आज हम फिर से 2 क्वेश्चन करेंगे, दोनों ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है शो द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। तो हमने सेंट्रल बैंक के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है, इसके सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ रखा है। आज हम कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, इसके साथ डिफरेंस के साथ, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ करेंगे तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम छोड़ेंगे नहीं, सब करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो बेसिस है जिसकी हम इसको बेसिस के बेस पर डिवाइड करेंगे सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक को। तो पहला बेसिस है मीनिंग में देखिए अगर, तो सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी ऑफ मॉनेटरी सिस्टम and commercial bank is merely an institution of banking structure। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो ये क्या है, एक हेड है, मुखिया है सारे बैंक का। लेकिन कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो ये क्या है, ये इट्स मेयरली इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये ना कोई हेड है ना कुछ। इसके एग्जाम्पल्स है आपके पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब एक इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग स्ट्रक्चर है। इन पर राज किसका है, इनका हेड कौन है, सेंट्रल बैंक। तो अगर देखा जाए तो सेंट्रल बैंक जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और कॉमर्शियल बैंक है ये क्या है, आपका नैरो कॉन्सेप्ट है। सेकेंड बेस जो आता है डिफरेंस का वो है ऑब्जेक्टिव। अगर हम सेंट्रल बैंक की ऑब्जेक्टिव देखें तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई, सेंट्रल बैंक का सेकेंड नेम क्या है, आरबीआई। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई इज वेलफेयर ऑफ पब्लिक विदाउट मोटिव ऑफ प्रॉफिट। यानी कि आरबीआई का मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई का मोटिव सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर ऑफ पब्लिक है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं बात करें हम कॉमर्शियल बैंक की, तो कॉमर्शियल बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही मार्केट में काम कर रही है। अब ये प्रॉफिट अर्न कैसे करती है, ये प्रॉफिट अर्न करती है, आप लोग बताती हूँ। हाँ जी, तो ये प्रॉफिट अर्न कैसे करती है, जैसे मान लो इसने लोन दिया किसी कस्टमर को, कस्टमर ए है, उसको लोन प्रोवाइड किया। ये जो लोन प्रोवाइड किया उसने 12% की रेट पर प्रोवाइड किया, ओके। एंड कस्टमर बी जिसने बैंक, ये पीएनबी की बात कर रहे हैं, कस्टमर बी जो है इसने डिपॉजिट किया। अब इसने 10,000 का लोन डिमांड किया था, तो इसको 10,000 का लोन प्रोवाइड किया, किस रेट पे, 12% पे, ठीक है। और इसने 10,000 जो है बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया, ठीक है। सेविंग अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट किया, इस पर जो बैंक है उसने 4% की रेट से इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। यानी कि जब 1 मंथ आफ्टर 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर जब इसने बैंक को पे किया होगा, तो इसने इंटरेस्ट के साथ पे किया होगा 1 ईयर में, तो कितना निकलेगा, सिंपल अगर हम देखें तो सिंपल रेट से देखें, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 था, रेट जो है 12%, एंड टाइम कितना, 1 ईयर, ठीक है। यानी कि 1200 रुपीज का जो है वो इंटरेस्ट ही आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 1200 का आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितने का आ गया, 1200 का। अब वहीं हम इस पर देखते हैं कि यही सेम अमाउंट 10,000 मिस्टर बी ने जब बैंक में डिपॉजिट करवाया तो इसको कितना मिला होगा। देखो इधर पहले हम देखें, इसने जब बैंक को पेमेंट की होगी, पेमेंट किया होगा तो कितना किया होगा, 10,000 जो कि इसका प्रिंसिपल अमाउंट था, साथ में 1200, तो कितना किया होगा, 11,200। ये पेमेंट उसने बैंक में किया होगा लोन चुकाने के लिए। अब वहीं पे बैंक में मिस्टर बी को 1 साल बाद इंटरेस्ट कितना मिला होगा, सिंपल इंटरेस्ट की ही रेट से देखिए, 10,000 इंटू 4% यानी 100
टाइम है 1 सेम, ठीक है। 2 0 से 2 0 गया 400, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितने का मिला 400। 1 ईयर बाद जब मिस्टर बी जो है वो अमाउंट अगर अपने बैंक से निकालेगा तो उसे कितना मिलेगा 10,000 प्लस 400, ठीक है, कितना हुआ 10,400। अब अगर इसमें देखिए डिफरेंस इन दोनों का, यानी इस वाले इंटरेस्ट का और इस वाले इंटरेस्ट का डिफरेंस देखिए अगर, तो 1200 माइनस 400, 1200 माइनस 400, ये जो 800 का प्रॉफिट आ रहा है ये कौन लेता है, कमर्शियल बैंक। यानी कि सीधी सी बात है, कमर्शियल बैंक किस लिए काम कर रही है, फॉर प्रॉफिट अर्निंग। ओके, नाउ करेंसी, नेक्स्ट बेस है आपका करेंसी। करेंसी क्या है, इट हैज द मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट। ये हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, सेंट्रल बैंक के लिए। और सेंट्रल बैंक का हमने फर्स्ट फंक्शन क्या पढ़ा था कि इसका फर्स्ट फंक्शन था इशूइंग करेंसी नोट्स। मैंने इसमें बताया भी था कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास राइट है इशू करने का नोट्स का, लेकिन एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और सिक्के, जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपी नोट है वो जो है वो सेंट्रल बैंक इशू नहीं कर सकती, उसकी अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी नोट आते हैं, 2000 के नोट, 100 रुपए का नोट, ये सब कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक। ओके, लेकिन अगर हम कॉमर्शियल बैंक की बात करें, कॉमर्शियल बैंक की, तो इट हैज नो पावर टू इशू करेंसी नोट्स। ओके, इसके पास कोई भी पावर नहीं है करेंसी नोट इशू करने की। नेक्स्ट आता है डीलिंग। नेक्स्ट बेस है डिफरेंस का डीलिंग, कि सेंट्रल बैंक किससे डील करता है और कॉमर्शियल बैंक किससे डील करता है। सेंट्रल बैंक की बात करें तो आरबीआई डज नॉट डील विद द पब्लिक। आरबीआई जो है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए तो काम करती है, लेकिन पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करती आरबीआई, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कॉमर्शियल बैंक की, तो कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट मोटिव के लिए काम जरूर करती है, लेकिन इसका डायरेक्ट जो संपर्क होता है किससे होता है, पब्लिक से। इट डील्स डायरेक्ट विद पब्लिक। ओके, नेक्स्ट बेस आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट बेस है डिफरेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम देखें, इट परफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल बैंक क्या है हमारी, वो जो है उसका नेक्स्ट डिफरेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी निभाती है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की। जो सेंट्रल बैंक है हमारी वो गवर्नमेंट के लिए ही एज अ बैंक काम करती है, ठीक है, गवर्नमेंट की बैंक होती है। गवर्नमेंट के जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं वो कौन रखता है, सेंट्रल बैंक। और जब भी पेमेंट करनी होती है तो भी सेंट्रल बैंक पेमेंट करता है, ठीक है। लेकिन कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं, इट परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंकर टू द पब्लिक। जो सेंट्रल बैंक होता है वो किसका बैंक होता है, पब्लिक का बैंक होता है। सिंपल सा डिफरेंस है, सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है और कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो पब्लिक का बैंक होता है। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस फंक्शन है। फंक्शन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है सेंट्रल बैंक के, तो इसके कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पे 4 फंक्शंस नोट कर रखे हैं। पहला है आपका इशूइंग करेंसी नोट, सेकंड है बैंकर टू द गवर्नमेंट, थर्ड है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फोर्थ है बैंकर टू द बैंक एटसेट्रा। ओके, एंड अगर हम कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं इनको देखें, इनको मैंने पहले पढ़ाया नहीं है लेकिन इधर ही समझ लेते हैं। इसका पहला है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ये प्राइमरी फंक्शन है किसका, कॉमर्शियल बैंक का, ठीक है। सेकंड है आपका गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस। हम अभी जो समझ रहे थे यही समझ रहे थे कि कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, पब्लिक से डील करता है, पब्लिक को ही लोन्स पे करता है और उनके जो है एडवांसेस लेता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्रेडिट क्रिएशन। जो कॉमर्शियल बैंक है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्रेडिट क्रिएशन में। क्रेडिट क्रिएशन क्या है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके लास्ट है कि जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है वो एजेंसी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन द मनी क्रिएशन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। और
ट्वेल्थ बोर्ड वालों का तो शायद फेवरेट क्वेश्चन है, ये मोस्टली आता ही आता है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है, वो क्या है, डिफाइन द क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। या तो आपसे पूछेगा क्रेडिट क्रिएशन बता दो या पूछेगा मनी क्रिएशन बता दो, बात दोनों की सेम है। क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी क्रिएशन, ये दोनों पूछेगा, आपको आंसर एक ही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग जानते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक्स आर एबल टू गिव लोन्स इन एडवांसेस मोर टाइम देन दे हैव एक्चुअल डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है किसका, कॉमर्शियल बैंक का। कॉमर्शियल बैंक जो है इसे परफॉर्म करता है। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक आर एबल टू गिव लोन्स इन एडवांसेस। ये वही फंक्शन है जिसकी वजह से कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, वो इस योग्य हो जाते हैं कि वो लोन्स और एडवांसेस दे सके। ठीक है, जो अब इसमें ये समझने वाली बात है, ये लाइन, बैंक्स आर एबल टू गिव लोन्स इन एडवांसेस मोर टाइम्स देन दे हैव एक्चुअल डिपॉजिट, यानी उनके पास जितना एक्चुअल डिपॉजिट होता है उससे कहीं ज्यादा ये लोग लोन दे देते हैं। अब ये कैसे होता है, हम इसके बाकी के अभी इसका हम प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि कैसे ये लोग ऐसा करते हैं। अब ये इस लाइन का मतलब ये है कि इनके पास एक्चुअल में तो 10 रुपीज ही है, लेकिन वो 10 रुपीज को 100 रुपीज का लोन पे कर चुके हैं, यानी कि 100 रुपीज का लोन जो है पब्लिक में इनका घूम रहा है। ये 100 रुपीज बना कैसे, ये 10 रुपीज 100 रुपीज बना कैसे, इसको हम अभी एक प्रोसेस के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम इसके कुछ द क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन डिपेंड्स अपॉन 2 बेसिक एलिमेंट्स। तो ये हम इसके कुछ एलिमेंट्स को जान लेते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है अगर इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे तभी हम इसके प्रोसेस को समझ पाएंगे। नेक्स्ट इसका एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है प्राइमरी डिपॉजिट। फर्स्ट एलिमेंट जो है प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट रेफर्स टू द अमाउंट विच इज डिपॉजिट बाय कस्टमर विद बैंक। मनी क्रिएशन एंड प्राइमरी डिपॉजिट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो हमारा कस्टमर है वो बैंक में डिपॉजिट करवाता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब ये क्या होता है मनी, अब इसके बारे में हम जानते हैं। मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन की बात करें तो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट और मनी क्रिएशन दोनों क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। अब डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब क्या है कि अगर हमारा प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ेगा तो मनी क्रिएशन भी बढ़ेगा, प्राइमरी डिपॉजिट घटेगा तो मनी क्रिएशन भी घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर it measures the amount of money that the bank are able to create in the form of credit। यानी कि ये कौन सा मेजर होता है, ये वो मेजर होता है जिस पर हम अमाउंट को हम ये मतलब पता लगा सकते हैं कि बैंक में कितना क्रेडिट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/LRR। LRR को मैंने पहले भी बता रखा है, क्या होता है, लीगल रिक्वायरमेंट रेशो। ठीक है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोलो या फिर लीगल रिजर्व रेशो बोल सकते हो। ठीक है, अब जो ये LRR यानी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड मनी क्रिएशन है, ये क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब उल्टे चलते हैं, ये दोनों साथ कभी नहीं चलते। LRR बढ़ेगा तो मनी क्रिएशन घटेगा, LRR घटेगा तो मनी क्रिएशन बढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसके प्रोसेस को थोड़ा पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन are explained with the following imaginary example. Suppose that money deposit in bank 1000 crore and LRR is 10%. It means banks are required to keep 100 rupees in reserve and free to lend rupees 900। यानी कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि कैसे ये लोग 10 रुपए को 100 रुपए बनाते हैं या फिर 1000 रुपए को कैसे ये लोग 10,000 बनाते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे।
मनी क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/LRR, यानी 1/LRR का मतलब क्या, वो रेशियो, वो परसेंटेज, जिस परसेंटेज पे, और अभी हमने एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था, इसकी परसेंटेज क्या है 10%। ओके, तो 1000 रुपीज इंटू 1/10%। अब ये 1/10% यानी 10/100 है, और हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि जब A/B/C/D होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, A/B वैसे के वैसे रहता है और C/D जो है वो उल्टा हो जाता है, D/C हो जाता है। तो इसको हमने इसके थ्रू ही क्या किया, ये जो हमारा 10/100 था, अब ये 100/10 हो गया है। ठीक है, एंड कट कर आया 10,000, यानी कि उस प्राइमरी डिपॉजिट 1000 से हमने मनी क्रिएशन कितने का बनाया, 10,000 का। अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि कैसे ऐसा प्रोसेस हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो पहला कॉलम बनाएंगे हम राउंड का, कि कितने राउंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा डिपॉजिट का, एंड उसके नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपका LRR, जिसको हम 1/10% वेट, इसको हम सीधा 10% बोल सकते हैं, या फिर इसको हम 10/100 बोल सकते हैं। ओके, एंड लास्ट जो कॉलम बनेगा वो आपका बनेगा लोन का। अब राउंड में देखो, राउंड में क्या होता है आपका, फर्स्ट राउंड किसका होगा, प्राइमरी डिपॉजिट का। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट का, डिपॉजिट में प्राइमरी डिपॉजिट कितने का है, 1000 रुपीज का। ठीक है, ये 10% है, तो इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 रुपीज। और लोन कितने का, अब अगर हम इतना 100 रुपीज रख लेते हैं, हमारे पास 1000 रुपीज था, जिसमें से हमने 100 रुपीज रख लिया, बचा कितना, 900। ठीक है, यानी कि इस डिपॉजिट में से ये जो LRR है उसको हमने माइनस कर लिया। LRR का मतलब वो रेशो जो हमें अपने पास रखनी पड़ती है, कब कस्टमर को नीड पड़ गई और वो मांगने आ गया, इसलिए हमें वो थोड़ी सी रेशो बचाकर रखनी पड़ती है। तो वो जो 100 रुपीज का रेशो था वो किसने बचा लिया, बैंक ने बचा लिया, और बाकी का क्या कर दिया, लोन दे दिया 900 रुपए का। अब जो है मेन डिपॉजिट उसके पास कितने का आया, सेकेंड राउंड में जो डिपॉजिट आया, डिमांड डिपॉजिट कितने का रह गया, 900 का। ठीक है, उसके बाद 900 का 10% 90 रुपीज, लोन कितने का हो गया, 90 रुपीज, 900 में से फिर से 90 रुपीज रख लिया, तो 810 रुपीज का क्या रह गया, लोन। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट राउंड में आ गए हम, थर्ड राउंड में डिमांड डिपॉजिट कितने का रह गया, 810 का रह गया। उसके बाद 810 का 10% जो है आपका 81 आ जाएगा, और लास्ट उसके बाद लोन कितने का रह गया, 729 रुपीज का। उसके नेक्स्ट हम फोर्थ राउंड में आएंगे हम, डिमांड डिपॉजिट कितने का रह गया आपका, 729 का। ठीक है, अगेन 10% अगर हम करेंगे इसी का, तो ऐसे ही ये होता जाएगा, और लास्ट में जो है ये होता जाएगा, और लास्ट में जो है मनी क्रिएट कितने का करेगा, 10,000 का। और ये 10,000 हमने निकाला कैसे, फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो आप इसे शॉर्ट में, ये रहा आपका, देख भी सकते हैं कैसे हुआ ये। लास्ट में कितना है, 10,000 का टोटल। फर्स्ट प्राइमरी डिपॉजिट है 1000 रुपीज की, LRR 100 की, लोन रह गया 900 का। देन सेकेंड डिपॉजिट 900 का, 90 रुपीज का LRR, एंड देन 810 का जो है लोन रह गया। उसके बाद थर्ड प्रोसेस में आ गया 810 का, और ऐसे ही करके जो है टोटल मनी क्रिएट कितने का हो गया, 10,000 का। ओके, तो आज यहीं पे ख़त्म हो गया ये चैप्टर, लास्ट वीडियो थी। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करें, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो। थैंक यू।